चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं अविकल्प भार या चरम भार के बारे में। इसमें आपका जो है कॉलम से क्वेश्चन आता है, जो सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होते हैं इसमें क्या आता है, कोई एक क्वेश्चन आता है जिसमें क्या पूछ लेता है आपसे कि इस कॉलम का अविकल्प भार या चरम भार ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह ज्ञात करना रहता है कि वह कॉलम कितना लोड सहन कर सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों से लैटरल एनफोर्समेंट के बारे में, और आज हम लोग देखेंगे अच्छी भारित लघु स्तंभ में क्या देखेंगे हम लोग, अविकल्प भार ज्ञात करना। तो देखिए ये आपका अच्छी भारित लघु स्तंभ के लिए क्या है, अविकल्प भार ज्ञात करने के लिए हम एक आपको डेरिवेशन करा रहे हैं। उस डेरिवेशन से जो आपको फार्मूला मिलेगा उसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अविकल्प भार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अविकल्प भार होता क्या है। जैसे ये आपका कॉलम है, कोई ये कॉलम है, इस कॉलम पर हम कह दें पी लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है। तो पी क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जो पी है आपका, ये आपका सुरक्षित भार है, ये आपका क्या है, सुरक्षित भार है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अविकल्प भार की बात कर रहे हैं। तो अविकल्प भार क्या होगा, अविकल्प भार हम किससे डोनेट करते हैं, पीयू से डोनेट करते हैं। तो पीयू बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 गुणे आपका क्या हो जाएगा ना, पी हो जाएगा। पी में क्या किया हम, लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 1.5 गुणे पी। एक क्या हो गया, आपका अविकल्प भार हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब सुरक्षित भार में 1.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ इसके लिए क्या आ जाएगा, आपका अविकल्प भार आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अविकल्प भार के लिए एक डेरिवेशन छोटा सा, उस डेरिवेशन जिससे जो आपका फार्मूला आएगा उसी का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालेंगे, अविकल्प भार निकालेंगे। तो आइए चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अविकल्प भार ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए जो कॉलम की सामर्थ्य होती है, अविकल्प भार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक कॉलम बनाए, माना ये कॉलम पे आपका अविकल्प लोड आ रहा है, मतलब पीयू आ रहा है, जहां पीयू क्या है, 1.5 गुणे पी है। मान लेते हैं ये कॉलम का क्या है, आपका क्रॉस सेक्शन है, कॉलम का आपका क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक, इसकी गहराई आपकी डी है, कैपिटल डी, और इसकी चौड़ाई क्या है, कैपिटल डी है। यहां पर मान लेते हैं यहाँ पर इस्पात लगा है, कितने इस्पात लगे हैं हम एज्यूम कर लें, 4 बार लगे हैं। जिसका व्यास क्या है आपका, जिसका व्यास आपका 5 mm व्यास है। अब कौन सा बार है ये आपका, ये आपका मेन बार है। और इसके चारों तरफ हम क्या लगा दिए, टाई बार लगा दिए, इसके चारों तरफ हम टाई बार लगा दिए, ये आपका क्या है, टाई बार है। तो सबसे पहला जो फार्मूला हम लोग देखेंगे, सबसे पहला फार्मूला ये किसके लिए देखेंगे, टाई बार के लिए देखेंगे, टाई बार के लिए। तो यहां पर एज्यूम कर लीजिए ये जो मेन बार है ये आपका 40 mm के कवर पर ऐसे इधर लगा है, 40 mm के कवर पर ये आपका मेन बार है। ठीक है, और ये जो टाई बार है जिसे हम क्या कहते हैं, लैटरल एनफोर्समेंट, आपका ऐसे लगा है, कुछ कुछ दूरी पर ऐसे। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जब कॉलम में आपके टाई बार लगे हों तो वहां पर जो लोड आता है उस लोड को कौन कौन बियर करता है, आपका जो कंक्रीट होता है वह बियर करता है, तथा जो मेन बार होता है वह बियर करता है। जो कॉलम में टाई बार लगा रहता है वो आपका कोई भी लोड बियर नहीं करता। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं,
जैसे ये आपका कॉलम है, ठीक है, ये आपका कॉलम है, ठीक, और पूरा कंक्रीट से बना हुआ है। इसके अंदर क्या लगा है, मेन बार। मेन बार मतलब ऊर्ध्वाधर स्टील लगा है, ऊर्ध्वाधर छड़ लगे हैं 4, और इसके अंदर एक रिंग से चारों छड़ क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। फिर उसके बाद क्या किया गया है, कंक्रीट को डाल करके एक कॉलम बनाया गया है। तो इस पर जब लोड आएगा, इस पर लोड आएगा तो लोड कौन कौन सा बियर करेगा, मेन बार जो ऊर्ध्वाधर छड़ है वो बियर करेंगे, तथा इसके अंदर जो कंक्रीट है वह बियर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोड बियर कर रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इसके अंदर जो कंक्रीट है वह बियर कर रहा है, और तथा मेन बार, जो मेन बार है वह बियर कर रहा है, ठीक है। जो टाई बार हम लगाए हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग टाई बार कहेंगे। टाई बार यहाँ पर कोई भी लोड बियर नहीं करेगा। यहाँ पर टाई बार का जो काम होता है, ये जो मेन बार होते हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर में मेन बार होते हैं, इनको क्या करता है, ठीक ऊर्ध्वाधर स्थिति में बनाए रखता है, अर्थात इस मेन बार को बहकने नहीं देता, तथा इसके अंदर जो कंक्रीट मटेरियल रहती है उसको चटकने के बाद बाहर की तरफ निकलने नहीं देता है। तो चलिए आइए देखते हैं टाई बार के लिए। तो यहाँ PU बराबर होगा क्या, अविकल्प भार बराबर होगा क्या, अविकल्प भार बराबर क्या होगा, जो कंक्रीट की सामर्थ्य है PC और प्लस स्टील की सामर्थ्य PS, यही दो होगा। PU बराबर अविकल्प भार बराबर कंक्रीट की सामर्थ्य तथा स्टील की सामर्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाई बार के लिए कह सकते हैं कंक्रीट की सामर्थ्य प्लस स्टील की सामर्थ्य जो होगा वही क्या होगा, आपका अविकल्प भार होगा। टाई बार के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए देखिए, तो यहां पर हम लोग PC बराबर लिख सकते हैं, जैसे यहां समझ लीजिए, हाँ, PU बराबर आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं FC इंटू क्या, AC प्लस FD इंटू ASC। यहां पर समझ लेते हैं FC क्या है। यहां पर जो FC है, ठीक है, ये क्या है, अविकल्प प्रतिबल, किसका, कंक्रीट का अविकल्प प्रतिबल है, ठीक है। और FD क्या है, स्टील का अविकल्प प्रतिबल है। AC क्या है, कंक्रीट का एरिया है, और ASC क्या है, मेन बार का एरिया है। जो मेन बार है हमारा उसका ASC क्या है, उसी का एरिया है। तो यहां से हम आगे लिख सकते हैं PU बराबर FC बराबर होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कंक्रीट का जो अधिकतम सामर्थ्य होता है कितना होता है, 0.67 FCK होता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं 1.5 से डिवाइड करते हैं तो इसका जब मान आता है तो कितना आता है, 0.446 आएगा, ठीक है। इसका मान जो आएगा 0.446 आएगा FCK। तो इसको हम एज्यूम कर लिए कि 0.4 FCK। तो FC बराबर कितना हम लिख सकते हैं, 0.4 FCK। तो यहां पर हम FC बराबर लिख दिए 0.4 FCK लिख दिए। तो यहां पर FC बराबर क्या हो गया आपका 0.4 FCK, और यहां पर क्या हो गया आपका AC उतरता है। प्लस FD बराबर क्या होगा, IS कोड आपका कहता है कि जो स्टील का अविकल्प सामर्थ्य होगा वो कितना होगा, 0.67 FY के बराबर होगा। कब, जब स्टील आपका किस में लगा हो, संपीड़न में लगा हो। तो यहां पर कह सकते हैं आप कि जब कोई स्टील आपकी संपीड़न में लगी रहती है तो उसका अविकल्प, ठीक है, अविकल्प सामर्थ्य जो होता है स्टील का वो कितना होता है, 0.67 FY होता है। तो यहां पर FD बराबर क्या हो जाएगा, 0.67 FY, और यहां पर आपका ASC हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको एक फार्मूला मिल गया, ठीक है। तो यहां से आपको एक फार्मूला मिला, 0.67 FY IS कोड के अनुसार आया है। अब देखिए यहां पर है क्या क्या, FCK क्या है, यहां पर कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, AC क्या है, कंक्रीट का एरिया, FY क्या है, स्टील का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, ASC क्या है, स्टील का एरिया, लेकिन किस स्टील का एरिया, मेन बार का एरिया।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट का एरिया जो है वो क्या है, आपका ASC है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर AC बराबर होगा क्या, यहाँ पर AC जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कंक्रीट का एरिया, कंक्रीट का, केवल कंक्रीट का एरिया बात कर रहे हैं, केवल कंक्रीट का एरिया। जैसे इसको समझ लीजिए, मान लेते हैं ये कंक्रीट है, पूरा कंक्रीट का ब्लॉक है, और ये जो पोर्शन है ये क्या है, स्टील है, पूरा स्टील इसके अंदर गया है। यदि हम आपसे पूछे कंक्रीट का एरिया क्या होगा, तो पूरे एरिया में से यदि स्टील का एरिया घटा दे तो क्या निकल जाएगा, कंक्रीट का एरिया निकल जाएगा। तो वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो पूरा एरिया, पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, AG, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास एरिया। ग्रास एरिया माइनस क्या होगा, ASC। ठीक है, तो कंक्रीट का एरिया जो होगा क्या होगा, ग्रास एरिया माइनस स्टील का एरिया। तो यहां पर जो मान रखेंगे ऐसे ही निकाल करके हमें रखना पड़ेगा। और यहां पर AG बराबर होगा क्या, AG बराबर जो होगा B इंटू D आपका होगा, पूरा एरिया जो है। और ASC बराबर आपका होगा, ASC बराबर पाई बटे 4 इंटू 5, 5 का स्क्वायर, 5 क्या है, मेन बार का व्यास है, इंटू नंबर ऑफ बार, किसका, मेन बार का। जैसे यहाँ पर 4 क्षण लगाए हैं तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप बस इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर जगह इसी का यूज होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, तो देखिए हम यहां पर बताएं आप लोग के लिए जो फार्मूला बताए हैं, PU बराबर 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ये किसके लिए बताए हैं, आपको टाई बार के लिए बताए हैं। जब आपके कॉलम में क्या लगा हो, टाई बार लगा हो। लेकिन आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा जब कैसा बार लगा हो, आपका सर्पिल बार लगा हो। IS कोड कहता है कि जब आपके कॉलम में सर्पिल बार लगा होता है तो वहां पर क्या होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ कौन बियर करता है, सर्पिल बार भी बियर करता है। तो सर्पिल बार के कंडीशन में क्या होता है, कौन कौन लोड को बियर करेगा, कंक्रीट बियर करेगा पहला नंबर। दूसरा नंबर जो बियर करेगा आपका मेन बार अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट बियर करेगा। तीसरा क्या बियर करेगा, आपका जो सर्पिल बार लगा रहेगा वो भी आपका बियर करेगा। तो IS कोड यह कहता है कि जो सर्पिल बार लगा होता है वो कितना लोड बियर करता है, 5% करता है। ठीक है, 5% यह लोड को बियर करता है। तो चलिए आइए देखते हैं किसके लिए, हम लोग सर्पिल के लिए देखते हैं। तो ये आपका हो गया सर्पिल, सर्पिल के लिए। तो सर्पिल के लिए देखिए ये आपका कॉलम है, यहां पर क्षण लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें जो लगा है ये आपका कुछ इस प्रकार सर्पिल के रूप में लगा है, सर्पिल के रूप में ऐसे गया है लगता। ठीक, आई होप आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर मान लेते हैं ये, यहां पर आपका ये हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे सर्पिल बार लगा है। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया सर्पिल क्षण। ये आपका क्या हो गया, मेन बार हो गया, जिसका व्यास हम क्या मान लिए 5 mm।
मेन बार, ठीक है, और इसके अंदर सब क्या होगा, कंक्रीट मटेरियल होगा। इस पर अज्यूम कर लिए कितना लोड लग रहा है आपका, पीयू लोड लग रहा है। तो यहां पर देखिए कौन कौन बियर करता है लोड को, कंक्रीट करेगा प्लस मेन बार करेगा प्लस जो सर्किल के रूप में आपका इस्पात लगा है ये भी क्या करेगा, बियर करेगा। तो देखिए यहां पर जो यहां पर पीयू होगा वो कितना होगा, तो आईएसआई कोड कहता है कि ये जो बियर करता है 5% तक क्या करता है, 5% यह लोड को बियर करता है। तो हम लोग जो टाई बार के लिए फार्मूला पढ़े हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, 5% अधिक बढ़ा देते हैं। तो 5% का जो मतलब हुआ, 5% का कितना मतलब हुआ, 1.05। 1.05 को हम लोग क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। तो 1.05 जब इंक्रीज किए तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला बन गया वो क्या हो गया, जैसे पिछला जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, पीयू बराबर क्या पढ़े हैं, 0.4 एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए सी। तो इसी फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका किसके लिए फार्मूला आ जाएगा, ये आपका जो फार्मूला है ये आपके सर्किल के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पीयू बराबर 1.05 इंटू 0.4 एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए सी। ये आपका फार्मूला सर्किल के लिए होगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कहे टाई बार लगाओ, जब भी आपसे क्वेश्चन में कहे कौन सा बार लगाओ, टाई बार लगाओ, तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, तो आपको जो फार्मूला लगाना है वो कौन सा लगाना है, तो देखिए 0.4 एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए सी, ठीक है। जहां एफ सी के क्या है, कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है, ए सी क्या है, कंक्रीट का एरिया है, एफ वाई क्या है, स्टील का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है, और ए सी क्या है, मेन बार अर्थात मुख्य क्षण का एरिया है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में यह कह दे कि कौन सा बार लगा हो, सर्पिल बार लगा हो, तो जब सर्पिल बार लगा रहता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, 5% सामर्थ्य को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तो उसके लिए 1.05 कोष्टक में 0.4 एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए एस टी कोष्टक बंद, ये फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो जब आपसे क्वेश्चन में कहे कि आपका क्या है, खंड आयताकार है, आयताकार है या वर्गाकार है, तो जब आप लोग जानते हैं जब खंड आपका आयताकार वर्गाकार रहता है तो कौन सा लगता है वहां पर हम लोग लगाते हैं टाई बार लगाते हैं। यदि आप इसके पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए, वहां पर सब कुछ बताया गया है आप लोगों को। तो जब आपका आयताकार वर्गाकार होगा तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, टाई बार लगाएंगे, और मिनिमम नंबर ऑफ जो क्षण होगा वो क्या होगा, 4 बार होगा, ठीक। लेकिन जब आपका सर्कुलर कॉलम होगा तो सर्कुलर कॉलम में हम लोग टाई बार भी लगाते हैं, टाई बार लगाते हैं जो सर्कुलर रिंग के रूप में लगाते हैं, और सर्पिल बार भी लगाते हैं। तो वहां पर जब सर्पिल बार का कंडीशन, सर्कुलर कॉलम में सर्पिल बार का कंडीशन दे दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं आगे। तो हमें कितने फार्मूले मिले, 2 फार्मूले हमें मिले हैं, कॉलम में 2 फार्मूले मिले। पहला जो फार्मूला मिला आपका, ये मिला पीयू बराबर 0.4 एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए सी। दूसरा फार्मूला हमें मिला पीयू बराबर 1.05
कोष्टक में 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू SC। यह किसके लिए है फार्मूला? जब कॉलम में आपका टाई बार लगा हो। यह किसके लिए फार्मूला है? जब कॉलम में आपका सर्किल बार लगा हो। ये दोनों फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लघु स्तंभ में। लघु स्तंभ में कितनी प्रकार की समस्याएं बनती हैं? तो देखिए, समस्या के प्रकार। तो लघु स्तंभ में आपके दो प्रकार की समस्या बनती हैं। लघु स्तंभ में आपकी दो प्रकार की समस्या बनती हैं। पहला क्या पूछ लेता है आपसे? पहला अविकल्प भार या चरम भार के बारे में पूछ लेता है। दूसरा क्या कह देगा? एक लघु स्तंभ का क्या कीजिए? अविकल्पन कीजिए। तो सबसे पहले आज हम लोग जो देखेंगे अविकल्प भार एवं चरम भार के बारे में देखेंगे, और इस पे एक क्वेश्चन लेकर के इसको निकालना हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो इसमें दो प्रकार की समस्या है। पहला क्या है आपका? स्तंभ की सामर्थ्य ज्ञात करना। पहला आपका स्तंभ की सामर्थ्य ज्ञात करना। ठीक है, स्तंभ की सामर्थ्य ज्ञात करना। दूसरा है आपका स्तंभ का अभिकल्पन करना। अभिकल्पन करना। तो आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? इसके बारे में देखेंगे। तो आज पहला हम लोग देखते हैं, इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा तो वहां पर कुछ बताया जाएगा स्तंभ के अभिकल्पन के बारे में। तो चलिए आइए देखिए। जब आपसे क्वेश्चन में क्या कह दे, अविकल्प भार या चरम भार ज्ञात करने के लिए, अर्थात स्तंभ की सामर्थ्य ज्ञात करना, यही चीज है। अविकल्प भार या चरम भार जो है यही क्या है? स्तंभ की सामर्थ्य ज्ञात करना। ठीक है, जब भी कहे स्तंभ की सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए तो आपको क्या निकालना है? वहां पर अविकल्प भार निकालना है। ये ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। जब भी सामर्थ्य की बात करें तो आपको क्या निकालना है? अविकल्प भार अर्थात पीयू निकालना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब ऐसा आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें जो निकालना है ये निकाल लेंगे हम लोग एजी। तो एजी बराबर क्या होगा? बी इंटू डी होगा। यह कब होगा? बी इंटू डी, जब वर्गाकार या आयताकार हो। ठीक है, तो यहाँ पर b इंटू डी हम लोग लिख देंगे, अर्थात उसकी चौड़ाई और गहराई। वर्गाकार का मतलब 200 गुणे 200 दिया है, तो यहाँ पर b का मान भी 200 हो जाएगा, d का मान भी 200 हो जाएगा। लेकिन जब आपका सर्कुलर हो तो आप क्या अप्लाई करेंगे? वहां पर पाई बटे 4 इंटू डी का स्क्वायर ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो आपको सबसे पहले निकालना है क्या? एजी निकालना है। तो एजी निकालेंगे हम लोग। एजी निकालने के बाद हमें जो दूसरा निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा एएससी। एएससी बराबर क्या होगा? पाई बटे 4 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ बार हो गया आपका। ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरा आपको इसमें
AC निकालना पड़ेगा। AC बराबर क्या होगा, AG माइनस AC होगा। ठीक, और फिर चौथा क्या निकालेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्या निकालेंगे, अविकल्प भार का फार्मूला लगा देंगे। तो PU बराबर 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये फार्मूला लगा करके हम लोग निकालेंगे। चलिए आइए इस पर हम लोग क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसे हम मिटा रहे हैं। तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन ले लिए हम, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आई होप पूरा आपको समझ में आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक लघु परवलित खंड का माप 200 × 300 mm है, जिसमें 20 mm व्यास की 4 छड़ें प्रबलन दिया गया है। स्तंभ की चरम भार और सुरक्षित भार क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्तंभ कौन सा है, क्वेश्चन में ही कह दिया आपको लघु स्तंभ है, अर्थात इसमें आपको जांच नहीं करना है कि यह लघु स्तंभ है कि दीर्घ स्तंभ है। ठीक है, तो और खंड कौन सा दिया गया, 200 × 300 मतलब आयताकार दिया गया। तो आयताकार में क्या लगाएंगे हम लोग, टाई बार ही लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो टाई बार लगाएंगे तो उसमें कौन सा फार्मूला अपनाएंगे, टाई बार वाला फार्मूला अपनाएंगे। तो आगे देखिए, जिसमें 20 mm की कितनी, 20 mm व्यास की 4 बार लगी है। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें आपको B बराबर जो दिया गया है, B बराबर 200 mm, ठीक। D बराबर आपको दिया गया है 300 mm। और क्या दिया गया है, और दिया गया है आपको फाई बराबर 20 mm व्यास है, ठीक। और नंबर ऑफ बार जो है, नंबर ऑफ बार ये कितना है, 4 बार है। और क्या दिया गया है, F15 का मतलब FC के बराबर जो दिया है, ये क्या दिया गया है, 15 न्यूटन पर mm²। और क्या दिया गया है, FY 250 न्यूटन पर mm²। और ये जो दिया गया, देखिए कंडीशन भी दे दिया गया, ई मिनिमम इज लेस देन 0.05 D, मतलब ये कौन सा कॉलम है, यह जो कॉलम है आपका अच्छी भारित कॉलम है। तो आज हम लोग जितनी भी बात किए हैं किसके बारे में किए हैं, अच्छी भारित लघु स्तंभ के बारे में ज्ञात किए हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया यह लघु स्तंभ, ठीक, लघु स्तंभ हो गया यहां से। और यहां से आपको यह क्लियर हो गया कि यह कौन सा है, अच्छी भारित है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन किससे है, अच्छी भारित लघु स्तंभ से है, ठीक। तो देख लीजिए इसको। तो यहां पर हम आपको एक फिगर बना दे रहे हैं, ये आपका कॉलम है, ठीक। इसमें कितने बार, 4 बार। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा, फिगर को मत छोड़िएगा। ये आपका 135 डिग्री का हुक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेन बार कितने mm व्यास का, 20 mm व्यास का। ये आपका क्या हो गया, टाई बार हो गया, ठीक। ये जो चौड़ाई है कितनी है आपकी, 200 mm। ये गहराई जो है आपकी 300 mm। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं, सबसे पहला जो स्टेप होगा वह हम क्या निकालेंगे। एक चीज और यहां ध्यान देख लीजिए, जब क्वेश्चन में ना दिया गया हो कि कौन सा स्तंभ है, लघु स्तंभ है कि दीर्घ स्तंभ है, ये ना दिया गया हो, तब वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर कॉलम की लंबाई दी रहेगी, ठीक है, इंड से इंड तक कॉलम की लंबाई आपकी दी रहेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको सबसे पहले प्रभावी लंबाई निकालना पड़ेगा,
ठीक है। तो सबसे पहले प्रभावी लंबाई निकालेंगे यल इफेक्टिव। यल इफेक्टिव जो निकालेंगे ये इंड कंडीशन के अनुसार होगा, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, तो उसमें मैंने सारे कॉलम के बारे में मैंने जिक्र किया था, तो वहां पर जाकर के वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तो वहां से आप लोग जान जाएंगे कि यल इफेक्टिव किस इंड कंडीशन के लिए कितना होगा। तो वहां पर आप लोग यल इफेक्टिव निकालेंगे। यल इफेक्टिव निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। वहां पर आप जांच करेंगे क्या, जैसे यल इफेक्टिव अपान न्यूनतम पाश माप, माना डी जो है न्यूनतम पाश माप है, तो न्यूनतम पाश माप यदि 12 से क्या हुआ, कम हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लघु स्तंभ। लेकिन यल इफेक्टिव अपान डी जो है 12 से अधिक या 12 के बराबर हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, दीर्घ स्तंभ। तो यहाँ पर आज जो चर्चा हो रही है लघु स्तंभ के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एजी। एजी कितना होगा, यहाँ पर एजी जो होगा आपका यह होगा, देखिए डी इंटू डी। तो यहाँ पर डी इंटू डी मतलब 200 गुणे 300 mm। तो यहां से कितना हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 60,000 mm स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद दूसरा में क्या निकालना है, एएससी निकालना है। एएससी बराबर क्या होगा, π/4 गुणे फाई का स्क्वायर गुणे नंबर ऑफ बार होगा। तो इसको निकालिए, π/4 गुणे फाई कितना है, देखिए 20 mm व्यास है, तो 20 का स्क्वायर गुणे नंबर ऑफ बार कितना है, 4 का 1256 mm स्क्वायर आ गया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसी निकालेंगे। तीसरा हम लोग एसी निकालेंगे। एसी बराबर क्या हो जाएगा, एजी माइनस एएससी। तो एजी माइनस एएससी मतलब कितना हो गया आपका 60,000 माइनस 1256, ये बराबर कितने आ जाएगा, आपका आ जाएगा 58744। तो ये हो गया आपका 58744 mm स्क्वायर हो गया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीयू का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पीयू बराबर जो होगा, पीयू बराबर 0.4 एफ के इंटू एसी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू एससी। क्वेश्चन में कहीं सर्किल का कंडीशन दिया गया है, नहीं दिया गया, और प्लस ना सर्कुलर कॉलम है, ठीक है। आयताकार कॉलम है, तो आयताकार में हम लोग क्या लगाते हैं, टाई बार लगाते हैं। इसीलिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, सर्किल वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे। यदि सर्कुलर दिया रहता और कंडीशन भी दिया रहता, कौन सा, सर्किल लगाओ, सर्किल बार लगाओ, तो वहां पर क्या करते, 5% हम लोड को क्या करते, सामर्थ्य को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन वैसा नहीं है, ना सर्कुलर है ना सर्किल का कंडीशन, तो हम लोग कौन सा फार्मूला अपनाएंगे, यही नॉर्मल फार्मूला अपनाएंगे। चलिए आइए हम मिटाते हैं। तो यहां पर आपका पीयू बराबर हो गया, पीयू बराबर देखिए 0.4, एफसी का मान कितना 15, और एसी का मान कितना आपका है 58744 प्लस 0.67, एफ वाई का मान कितना है आपका 250, ठीक। अब इंटू कितना, इंटू एएससी, एएससी का मान है जो आपका कितना है 1256। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पीयू बराबर जो आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा 562844, 562844 न्यूटन आ जाएगा। अब न्यूटन को हम क्या कर रहे हैं, टन में चेंज कर रहे हैं, तो जब टन में चेंज कर रहे हैं तो कितना हो गया 56.2844, लगभग कितने के बराबर
56.3 टन के बराबर हो गया। ठीक, एक आंसर आपका यह हो गया। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अविकल भार कहेंगे। इसमें ज्ञात करने के लिए क्या क्या कहा गया है, स्तंभ का चरम भार, चरम भार मतलब अविकल भार, तो चरम भार क्या हो गया, पीयू हो गया। अब दूसरा हमें जो ज्ञात करना है, ये हमें क्या करना है, सुरक्षित भार। सुरक्षित भार को हम लोग क्या कहेंगे, पी कहेंगे। तो पी बराबर हम लोग जानते हैं, पीयू बराबर क्या होता है, पीयू बराबर होता है 1.5 गुणे पी। तो यहां से पी बराबर जो निकलेगा आपका, यहां से पी बराबर आपका हो जाएगा पीयू बटे 1.5। ठीक, तो यहां पर हम निकाल दे रहे हैं, तो पी बराबर हो गया, पीयू का मान कितना है 56.3 बटे 1.5। तो ये बराबर कितने का आ गया, 37.53। 37.53 ये आपका टन हो गया। एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक, आई होप आपको यहां तक पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। पीयू क्या है आपका, अविकल्प भार है, पी क्या है आपका, सुरक्षित भार है। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि कोई भी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 76064847। इस नंबर पे आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को सेंड कीजिए, मैं उसे जरूर सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।